चले सभी बच्चे जुड़ जाओ, सभी को गुड मॉर्निंग। और आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। पिछली बार हम आपको पढ़ा चुके थे, कौन सा बेटा, लिटिल पढ़ा चुके थे 1876 से 1880 तक। तो लिटिल ने क्या क्या कार्य किया था? महारानी विक्टोरिया जो थी उन्हें केसरे हिंद की क्या दी थी बेटा? उपाधि दी थी, ठीक है। और 1 जनवरी 1877 में जो बहवव साली दरबार था, जिसे दिल्ली दरबार कहा गया था, क्योंकि टोटल दिल्ली दरबार कितने हुए थे? 3 हुए थे। सही है, कितने हुए थे बेटा? 3 हुए थे। इसके बाद हमने आपको, इससे पहले आपको मियो पढ़ाया था। कौन पढ़ाया था? मियो। तो अनौपचारिक जो जनगणना हुई थी वो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मियो के समय में हुई थी। प्रथम औपचारिक जो जनगणना हुई थी वो किसके समय हुई थी? अधूरी जनगणना जो मानी गई वो किसके समय? मियो। भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय जनगणना का पिता हेनरी बाल्टर। बताया था यस या नो? भारतीय जनगणना का पिता किसे? अनौपचारिक जनगणना मियो के समय हुई थी, ठीक है। और औपचारिक जनगणना रिपिन के समय हुई थी। किसके समय? लॉर्ड रिपिन के समय हुई थी, ठीक है। जनगणना कौन से अनुच्छेद के तहत कराई जाती है? 246, ठीक है। और किस विषय का, किस सब्जेक्ट का विषय है ये? संघ सूची का है। प्रथम स्वतंत्र जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। स्वतंत्र जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, ठीक है। 2011 की जनगणना जो हुई थी वो 1873 वाला है, वो किसके अकॉर्डिंग है? 15वीं है। और स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? 7वीं है। बहुत बढ़िया। जनगणना का सबसे मेन अध्यक्ष क्या कहलाता है आपका? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला कमिश्नर कौन था? आर्य गोपाल स्वामी। 2011 की जनगणना के समय कौन था? 2011 की जनगणना के समय कौन था? सी चंद्रमौली। और वर्तमान में कौन है? विवेक जोशी। बहुत बढ़िया, यही जोश के साथ रखना है। आगे बेटा अगली बात करेंगे हम लॉर्ड रिपिन की, कि रिपिन ने क्या क्या किया था। तो जो लॉर्ड रिपिन की गलतियां थी, क्या थी बेटा? जो लॉर्ड रिपिन की गलतियां थी उनको सुधारने का काम किया था लॉर्ड रिपिन की गलतियों को सुधारा। पहला काम था इसका, सही है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था बेटा? लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? क्या हुआ? किसका? एक बार सेट देख लो, सेटिंग। ठीक है, चले। सही है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे लिख। चलिए बेटा देखो इधर। फिर अगर पूछा जाए कि नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई थी? किसके समय से? नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो यह 1881 में हुई थी। किसके समय में? रिपिन के समय में, ठीक है। और इसी के बाद दशकीय जनगणना प्रारंभ मानी जाती है। और तब से अब तक दशकीय ही जनगणना की जाती है, सही है। तो दशकीय जनगणना किसके समय से प्रारंभ हुई थी? तो आप किसके समय बताओगे बेटा? लॉर्ड रिपिन के समय, सही है। और तब से 10 वर्षीय या दशकीय जो जनगणना है वो लगातार हमारी चली आ रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं। हमने आपको अगर याद हो तो आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट बताए थे, याद है? तो आर्म्स एक्ट क्या था और वर्नाकुलर क्या था, वो आप दोनों बताओ।
कौन बताएगा? हमने उस दिन समझाया भी था आपको। आर्म्स एक्ट सही है, और वर्नाकुलर एक्ट, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट, ये दोनों क्या हैं? ये कौन है? वर्नाकुलर कौन था? हत्यार आर्म्स। और वर्नाकुलर और आर्म्स एक्ट लेकर कौन आया था? लॉर्ड लिटन लेकर आया था। लॉर्ड लिटन लेकर आया था। कौन लेकर आया था बेटा? लॉर्ड लिटन। बताया था आपको, उसने लिखवाया भी था हमने शायद, इसी के समय अकाल वगैरह पड़ गया था। जो भारतीय लोग हैं वो अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं। आर्म्स एक्ट था ये। हाँ बहुत बढ़िया। फिर और ये था कि जो अखबार छपते थे भारतीयों में हिंदी में। बहुत बढ़िया। क्या हमने नहीं बताए थे? बताए थे ना। तो फिर आप ऐसे क्यों सब नहीं बताया था? वो हमने सिर्फ आपको नाम लिखवा दिए होंगे, समझा हमने ओरल दिया होगा, ठीक है ना। तो आर्म्स एक्ट का मतलब होता है कि जो भी भारतीय है वो कोई भी हथियार नहीं रख सकता। जैसे बंदूक हो गई, पिस्तौल हो गई, चाकू हो गया, ठीक है। लाइसेंस नहीं मिलता था इन लोगों को। भारतीयों को लाइसेंस देना क्या कर दिया था? मना कर दिया था, ठीक है। और वर्नला एक्ट क्या था? जो अपनी भाषा में अखबार छपाए जा रहे हैं उनको अंग्रेजी भाषा में छपने की बात की गई थी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे अखबारों को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। वो वर्नला एक्ट था। नहीं समझ में आई बात? अब ये दोनों कौन लेकर आया था बेटा? लिटन लेकर आया था। कौन लेकर आया था? लॉर्ड लिटन लेकर आया था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 तक का था। फिर उसके बाद रिपन आ गया। तो हमने पहला ही पॉइंट से आपको लिखवा दिया है कि जो गलतियां की थी रिटन ने, इसने सुधार दिया। तो जो आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट आए थे बेटा, दोनों क्लियर हो गए लोगों को? आपको आर्म्स एक्ट और वर्ना लिटन लेकर आया था, लेकिन समाप्त किसने किया अगर पूछा जाएगा तो इसने इन दोनों को क्या कर दिया था बेटा? समाप्त कर दिया था। बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से लाइसेंस लो और आप आराम से अखबार चलाओ। नहीं समझ में बात? तो रिटन ने इन दोनों को क्या कर दिया? बंद कर दिया। बोलो किसी कोई दिक्कत हो यहाँ तक? हाँ, 10 वर्षीय जो आपकी प्रणाली थी वो कहाँ किसने चालू की थी? जनगणना की। तो लॉर्ड रिपन ने की थी। समझ में आ रही बात? सिविल सेवा की आयु, अब एक बताओ, सिविल सेवा की आयु जो थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किसने की थी? लॉर्ड। तो गलतियां किसकी सही कर रहा है ये? लॉर्ड लिटन की। तो ध्यान रखना है इसमें। तो जब उसने सिविल सेवा की जो एज थी वो 19 वर्ष कर दी थी, तो दोबारा रिपन ने क्या किया? उसे बढ़ाकर फिर से क्या कर दी बेटा? 21 वर्ष कर दी। लिखो सिविल सेवा की आयु, सिविल सेवा की आयु, सिविल सेवा की आयु, ठीक है बेटा। कितनी थी बेटा? 19 वर्ष की थी रिटन ने, और इसने दोबारा क्या कर दी बेटा? 21 वर्ष। पहले भी 21 वर्ष थी, लेकिन लिटन ने इसे घटाकर 19 वर्ष किया था। लेकिन दोबारा जब रिपन आया तो उसने दोबारा क्या कर दिया? उसे दोबारा से 21 वर्ष कर दिया। पहली सिविल परीक्षा पास करने वाला कौन व्यक्ति था? सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले सिविल सेवा में परीक्षा देने वाला कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया, याद आ रहा है? अच्छा, सिविल सेवा लेकर कौन आया था? डलहौजी। बहुत बढ़िया। क्या बोलते थे उसे? ICS। नहीं समझ में आई? और ट्रेन कौन ने चलाई? पहली ट्रेन कब चली? 1853। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई टू कितने किलोमीटर? तार किसने बिछवाए? डाक कौन लेकर आया? भारत की राजधानी शिमला किसने बनाई? डलहौजी ने। ऐसा कौन सा गवर्नर था जिस पर महाभियोग चलाया गया था और जो बाद में आत्महत्या भी कर लेता है? वॉरेन हेस्टिंग। बताओ कोई दिक्कत हो तो? आ रही समझ में? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने कराया था? लॉर्ड बैटिंग। किसकी पहल पर? राजा राममोहन राय की। समझ में आ रहा है सब चीज़ें? ये रिवीजन कर लो फटाफट इनका, क्योंकि इसकी खत्म होते ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे आपके। डाक प्रणाली लेकर आया था वो। कौन लेकर आया? डाक प्रणाली। हाँ, डाक व्यवस्था जो स्टार्ट की थी वो इसी ने की थी, डलहौजी ने। और डाक प्रणाली अलग लेकर आया था। डाक प्रणाली का मतलब होता है एक विभाग की अलग से स्थापना करना, ठीक है। एक चीज़ स्टार्ट कर देना, ठीक है। दोनों अलग अलग। और डाक प्रणाली हमने लिखवाया होगा कि नहीं तुम लोगों को? देखो बेटा,
तो सिविल सेवा की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी बेटा? सॉरी, शुरुआत कर रहा हूँ, मतलब एज जो थी वो घटाकर फिर से बढ़ाकर क्या कर दी बेटा? 21 वर्ष कर दी। ये भी काम किसने किया था? इसने बेटा लिखो शिक्षा के लिए हंटर आयोग लाया। ये अगर पूछे हंटर आयोग कौन लेकर आया था? शिक्षा के लिए हंटर आयोग क्या लेकर आया था बेटा? हंटर आयोग लेकर आया था। तो अगर पूछे शिक्षा के लिए हंटर आयोग कौन लेकर आया था, आप बता सकते हैं। बोलो, क्लियर है ना? सुनो बेटा ध्यान से यहाँ पर। अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये एक बिल पारित हुआ इसी के समय में, इसी ने करवाया था, जिसे इलवर्ट बिल कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? इलवर्ट। यहाँ देखो बेटा, दिखाई दे रहा, पहले ये बताओ। इलवर्ट बिल, इलवर्ट बिल था क्या, या इलवर्ट अधिनियम था क्या? कोई बता पाएगा? इलवर्ट था क्या? इसके तहत ये कहा गया था कि जो भारतीय जज हैं, जो क्या है बेटा? भारतीय जज हैं, वो अंग्रेजों को सजा सुना सकते हैं। भैया ध्यान सुना, कुछ चीज़ें नोट कर लिया करो, अपने आप नोट्स के अनुसार अपना नोट कर लिया करो, क्योंकि हर चीज़ बोर्ड पे नोट नहीं कर सकते ना, मेन पॉइंट ही नोट करेंगे, वरना फिर बालक कहेगा जो तो कुछ आता ही फाता नहीं है इन लोगों को, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं। तो बेटा इलवर्ट, आपको ध्यान रखना कि इलवर्ट बिल क्या था, वो आपको समझना पड़ेगा इसमें। इसका मतलब है कि जो भारतीय जज थे, जो क्या थे बेटा? भारतीय जज, वो क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों को सजा सुना सकते हैं। और ये बिल कौन लेवा के लाया था? रिपन लेकर आया था। लेकिन इसके लिए इस बिल पर क्या कर दिया गया था? अंग्रेजों ने विरोध कर दिया था। इसलिए इस बिल को श्वेत बिल भी कहा जाता है, या श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। श्वेत बिल कहेगा या श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। और बाद में इसको, रिपन को, इस बिल को क्या करना पड़ा था बेटा? वापस लेना पड़ा था, ठीक है। एक इलवर्ट बिल आया था जिसके तहत भारतीय जज क्या कर सकते थे? अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे। इस बात को लेकर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसलिए इसे श्वेत विद्रोह या फिर श्वेत बिल कहा जाता है। बाद में रिपन ने इस बिल को क्या करा दिया था? वापस करवा दिया था। आगे बात समझ में, आगे बढ़े। आप अपना नोट कर लेना, करना चाहो मैंने आपको समझा दिया। तो इलवर्ट अगर पूछेगा बिल किसके समय में आया, बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछता रहता है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। आप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो। भाई किसकी गलतियाँ इसने सुधारी थी? लॉर्ड रिटन। दशकीय जनगणना किसके समय स्टार्ट हुई? नियमित जनगणना किसके समय स्टार्ट हुई थी? इसने कब जनगणना कराई थी नियमित रूप से? जल्दी बोलो। 1881। आर्म्स और वर्नाक्युलर एक्ट क्या है? तो भारतीय जो है वो हथियार नहीं रख सकते और अखबारों को अपनी लैंग्वेज में नहीं छाप सकते, यही तो था। बोलो हाँ या ना। किसने समाप्त कर दिया था? रिपन ने। लेकर कौन आया था बेटा? रिटन। समाप्त किसने कर दिया? रिपन ने। और लेकर कौन आया था? हंटर आयोग कौन लेकर आया? रिपन। हंटर आयोग शिक्षा के संबंधित था, वो लेकर आया था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इलवर्ट बिल कौन लेकर आया था? रिपन। क्या था इलवर्ट? तो आप हो गए, भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, इसलिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया बेटा? उसका विरोध कर दिया और बाद में इसको क्या करना पड़ा था? बिल को वापस करना पड़ा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कोई बालक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अगले हम लोग अगर बात करें बेटा, मेन चीज़ें, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है यहाँ रॉड लिपर्ड से। ये एक और इसने काम किया था, ये ध्यान रखना है। 1882 में, 1882 में ये नमक कर, सॉल्ट टैक्स, नमक कर को कम कर दिया इसने, ठीक। क्या कर दिया बेटा? कम। आप सोचो नमक पे भी टैक्स दे रहे थे आप, तो इसने क्या किया बेटा? सॉल्ट टैक्स को क्या कर दिया? कम कर दिया। इसने आगे क्या किया? इसने नगरों में नगर पालिका का गठन किया।
तो नगर पालिका का गठन अगर पूछा जाएगा किसने किया था, तो आप बेटा किसे बताओगे? रिपेन को। अगर आपको याद हो तो कल हमने आपको बताया था कि 243 यस सर। कहाँ से कहाँ तक? दो नगर पालिका 2 से 44 पी से जेड तक नगर पालिका, पी से अगर वो पंचायत पी से जेड तक, बहुत बढ़िया। हाँ, पी से, और 243 ए से ओ तक कौन है? पंचायत है। कल आपको समझ में आ गया होगा। और हल्की चीज़ें आपको याद भी रहती हैं। फिर पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 73वां संशोधन कब हुआ? 92-93 माना जाता है, ठीक है। हाँ, और 74वां कब हुआ था? 74वां हुआ था नगर पालिका के लिए, और 73वां किसके लिए होता? आगे बात समझ में? कुछ याद हुए होंगे। अशोक मेहता समिति याद हो गई होगी, बलवंत राय के कुत्ते याद हो गए, सॉरी बलवंत राय समिति याद हो गई होगी, ठीक है। वो डायलॉग नहीं उसमें, तो बलवंत राय के कुत्ते, सही है। हाँ, चले आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, भारतीय लोग, ध्यान रखना है इसे कौन कौन सी उपाधियाँ दी थी भारतीयों ने। तो लिखो भारतीय लोग, इसे भारतीय लोग इसे सज्जन, सज्जन रिपन, सज्जन रिपन के नाम से पुकारते थे। किससे बेटा? हाँ बिल्कुल जानते थे, ठीक है। चाहे सज्जन कह दो, गॉड कह दो, एक ही बात है ना, लोग यहाँ के कहते थे। बोलो कोई दिक्कत है आता बेटा? चलिए आगे देखते हैं। देखो, इसके शासनकाल को भारतीयों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके शासनकाल को बेटा क्या कहा जाता है? भारतीयों का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसके काल को बेटा? भारतीयों का स्वर्ण काल। मतलब कहा जाता था, अब है कहाँ इस टाइम, वर्तमान में हो गया। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हाँ हाँ, मतलब वो कही जाता है। एक नाम आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये एक नर्स थी। कौन थी बेटा? नर्स। इटली में क्या थी? एक नर्स थी। और इन्होंने जो रिपन था उसे भारत के उदारक की संज्ञा दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था रिपन को? उदारक। ब्रिटेन, ब्रिटेन, ठीक है। रिपन को भारत का क्या कहा गया था बेटा? उदारक कहा था इन्होंने। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने कहा था, ठीक है। जो नहीं सुना है, लिख लिया? उल्टे हाथ से थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो जाती है, इसलिए तो लिख रहे थे। तो उदारक बेटा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा था? हमने शॉर्ट में लिख दिया, अपना पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो एक नर्स थी बेटा। कौन थी? नर्स, मतलब डॉक्टर थी, एक नर्स। कहाँ की थी? तो इटली की थी। कहाँ की थी बेटा? इटली की। इन्होंने क्या कहा था रिपन को? भारत का उदारक कहा था। भारत का क्या कहा था बेटा? उदारक कहा था, ठीक है। ये पूरा लिखना है अपना। इन्होंने, हाँ, रिपन को, हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को, लॉर्ड रिपन को भारत का क्या कहा था बेटा? उदारक कहा था। भारत का उदारक कहा था। जो आपकी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इन्हें लिखो बेटा किस संज्ञा दी गई है? इन्हें संज्ञा कौन सी दी गई है? तो बेटा इन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है। हाँ, लेडी विद द लैंप, इन्हें एक संज्ञा दी थी ब्रिटिश में, लेडी विद द लैंप। तो आपसे पूछेगा, इसकी कहानी भी हम लोगों ने पढ़ी होगी ना। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्रीमिया युद्ध में जो ब्रिटिश के सैनिक थे, जो घायल हो गए थे, उनकी सेवा इन्होंने बढ़ चढ़ कर की थी।
ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया था, लेडी विद द लैंप कहा गया था। सही है। जब क्रीमिया और ब्रिटिश का युद्ध हुआ था, क्रीमिया व ब्रिटिश का जो युद्ध हुआ था, उसमें जो ब्रिटिश के सैनिक थे उनकी इन्होंने घायलों की क्या की थी बेटा, सेवा की थी, इसलिए इन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है। बताओ बेटा किसी कोई दिक्कत हो यहाँ तक? ब्रिटेन, ठीक है बेटा। ये कहा जाता है, लॉर्ड रिपन ने ये कहा था लास्ट में कि जो रिपन ने अपने बारे में कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। देखिए भाई, रिपन ने क्या कहा था, आप लिखना चाहो लिख लेना, ठीक है। रिपन ने कहा था कि आप हमें जो है ना हमारे कार्यों से जानना, ना कि हमारे शब्दों से, ठीक है। तो इसने रिपन ने कहा था कि हमारा मूल्यांकन किससे करना बेटा, हमारे कार्यों से, ना कि हमारे शब्दों से, ठीक है। ये किसने कहा था बेटा, लॉर्ड रिपन ने कहा था कि हमारा जो परिचय है वो क्या है, हमारे कार्य हैं, ना कि हमारे शब्द। तो व्यक्तियों के कार्यों से जानना चाहिए, ना कि उसके शब्दों से। क्लियर हो गया। जो चीज़ जितनी कड़वी होती है ना, जो जितनी कड़वी होती है वो उतनी ही औषधि होती है, और जो जितनी मीठी होती है वो उतनी ही आपको दिक्कत करती है। अगर आपकी गलतियों पर डांटने वाला व्यक्ति नहीं है तो फिर आपकी लाइफ आगे नहीं चलती है, और आपकी गलतियों को डांटने वाला है तो समझो सबसे आपका क्लोज आदमी है, समझ भाई नहीं। आपको गलतियों को ठुकरा देता है, मना कर देता है, तो वही बेटर आपके लिए है, और जो साथ देने को करता है वो समझो बर्बादी की ओर आपको लेके जा रहा है, ठीक है बेटा। चले आगे देखें। तो यहाँ तक बताओ लॉर्ड रिपन में कोई दिक्कत? इसने आर्म्स और वर्नला एक्ट रद्द करवा दिए, हंटर आयोग लेकर, मतलब शिक्षक आयोग लेकर आ गया हंटर वाला, ठीक है। और इसने क्या कि 1881 में नियमित जनगणना को प्रारंभ करा दिया, और बोले हर 10 साल बाद क्या होगी, इसकी जनगणना होगी। किसने करा था? ये रिपन ने कहा था। सही है। सारी जो लिटन की गलतियां थी वो उसने क्या कर दी थी, सुधार दी थी, वापस कर दी थी। इसलिए ये कहा जाता है कि भारतीयों के लिए ये एक बिल भी लेकर आ गया था, इल्वर्ट बिल। कौन सा था बेटा? इल्वर्ट। इसके तहत था कि जो भारतीय हैं, भारतीय जज हैं, वो अंग्रेज़ों को सज़ा सुना सकते हैं। अब अंग्रेज अपने आगे लॉर्ड लगवाते थे, सोचिए आप क्या लगवाते थे, लॉर्ड। अब बताओ वो कहते थे अच्छा ये भारतीय अब हमें सज़ा सुनाएंगे, तो ये घमंड आता है आदमी के अंदर। तो फिर इनने क्या कर दिया था, उस बात का विरोध कर दिया था, और बाद में से मजबूरन क्या करना पड़ा था, उस बिल को वापस किया था। तो भारतीयों का स्वर्णकाल या भारतीयों का गॉड किसे कहा गया था? रिपन को। क्लियर हो गया? क्योंकि उसने ज़्यादा तकलीफ भारतीयों को उस टाइप दे दी थी। अब इसका अगला डालो हेडिंग, लॉर्ड डफरिन। अगला कौन आएगा? लॉर्ड डफरिन। सभी को बेटा आवाज आ रही पीछे तक? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, इसमें इनको डालो। लॉर्ड डफरिन कब से कब तक बेटा? 1884 से 88। से 1888। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो? चलिए क्या क्या इसने किया वो देख लेते हैं। डफरिन के समय में ही कांग्रेस की क्या हुई थी बेटा? स्थापना। सभी लोगों को पता होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कहता हो सर हमें जानकारी नहीं है, तो कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई अगर पूछेगा आपसे? क्यों भाई प्रशांत? कांग्रेस की स्थापना 1800 किसके द्वारा? A.M. ह्यूम के द्वारा। हाँ, A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद और क्या हुआ देखो। इसी समय जो डफरिन था, मतलब उसने ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो मुट्ठी भर लोग हैं। क्या कहा था बेटा? मुट्ठी भर लोग हैं। हाँ, मुट्ठी भर लोगों का क्या है? समूह है। बोले ये तो कुछ नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने। सही है। जब आपकी आंधी चल रही होती है तो उसमें
अच्छे अच्छे ढह जाते हैं, और जब वहाँ पे हवा भी नहीं चल रही होती है तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं हो पाता है। और एक समय बेटा चक्र है, ये आज तुम्हारा है तो कल किसी और का भी होगा, ये कभी भी किसी का परमानेंट नहीं है, किसी का ठेकेदारी नहीं है इसमें से, ये समय है। हाँ, और सबका चलता है, आज पावर किसी के पास है कल किसी के पास होगी। बताओ, डफरिन जैसे लोग नहीं रहे, अंग्रेज जैसे नहीं रहे, तो फिर यहाँ तो कोई नहीं रह सकता है। इसलिए जब जब आपको पावर आए तब तब आपको शालीनता ग्रहण करनी चाहिए। जैसे आपका जब हाँ रिपेन ने किया तो उसे आज भी लोग याद करते हैं। मेरा समझ में नहीं, जब जब आप पे पावर आ जाए तो आपको क्या होना चाहिए, सज्जन हो जाना चाहिए, जिससे अगर आपकी पावर चली भी जाए तो वो सज्जनता आपकी क्या रहे बेटा, बनी रहे। लेकिन आजकल क्या होता है बेटा, जस्ट उल्टा होता है। नेक पावर आई, विधायक जी का हाथ कंधे पर रखा और उड़ लिए। नहीं समझ में बात? चल तो आगे चलते हैं। डफरिन, देखो इसने किसानों की रक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया, इसने किसानों की रक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया, किसानों की रक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया, ठीक बेटा। किसानों की रक्षा के लिए क्या दिया इसने, विशेष ध्यान दिया ने, किसानों पर थोड़ा सा क्या दिया था बेटा, ध्यान दिया, ठीक है। जब महारानी विक्टोरिया इसी के समय आई थी भारत, लिख लो 13 फरवरी 1885, 13 फरवरी 1885 महारानी विक्टोरिया भारत आई थी, और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी बेटा, केसर-ए-हिंद की। किसके तहत दी गई थी, तो उपाधियां अधिनियम आया था, उसके तहत इन्हें उपाधि दी। उपाधियां अधिनियम लेकर कौन आया था, उपाधि अधिनियम कौन लेकर आया था, उपाधि अधिनियम कौन लेकर आया था, गलत बात, बहुत गलत बात। उपाधि अधिनियम कौन लेकर आया था, ये लॉर्ड लिटन। हाँ, जैसे राज्य उपाधि अधिनियम कहा गया था तो लॉर्ड लिटन लेकर आया था, ठीक है। और भारत ये आई किसके समय में थी, तो आप कैसे बताओगे बेटा, ठीक है बेटा। इसने लिखो 1885 में ही, 1885 में ही भारतीय महिलाओं की रक्षा के लिए डफरिन फंड स्टार्ट किया, डफरिन फंड, सही है, ये भी याद रखना। भारतीय महिलाओं की रक्षा के लिए इसने एक डफरिन फंड की क्या की थी, स्थापना की गई थी। बोले यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो, तो इतनी चीज़ें किसके साथ हुई थी बेटा, डफरिन के समय में। अब अगला नाम आ जाएगा आपका कौन सा, लॉर्ड लैंसडाउन, गर्जन बाद में आएगा, 35 के समथिंग है सर, 34-35 में। लिखो बेटा लॉर्ड लैंसडाउन। पीछे से कैसे चल रही बुझाएं, कौन है, और भी क्या कहा तुमने, लैंसडाउन। कब से कब तक था कार्यकाल इसका, 1840 बहुत बढ़िया, 1888 से 94 तक। ठीक है बेटा, जो मैन है वही किनका करा देंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो हम बताते चलेंगे, ठीक है बेटा। हाँ, मन करता होगा तभी तक करते होंगे राजा, या फिर कोई नियम था, नहीं अगर सही चला रहे हैं तो sही, नहीं तो हटा दिए जाते थे। कोई धाकड़ आया था तो वो हटा दिया। चले बेटा, इसके समय में एक ब्रिटिश मंडल था, वो अफगानिस्तान भेजा गया था। ब्रिटिश मंडल
अफगानिस्तान भेजा गया था। इतनी बात याद रखेंगे। 1893 में गंगाधर, कौन बेटा? गंगाधर, नाम सुना होगा गंगाधर? नहीं समझ में आया? गंगाधर तिलक। हाँ, अरे नहीं बच्चे नहीं, वो पीछे लौट के उन्हें मार के दोबारा जिंदा करो क्या? हाँ, बाल गंगाधर तिलक, पूरा नाम इनका क्या है? बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से गणपति त्योहार प्रारंभ करवाया गया था। अभी अभी निकला है गणपति बप्पा। आज नहीं, हो चुका है मंडे को, परसों 4 दिन से चलता रहता है। हाँ, मंडे को भी था। गणपति त्योहार अगर पूछा जाएगा, यहाँ महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। आपको पता है जो उत्तर भारत वाले लोग हैं, कौन है बेटा? उत्तर भारत वाले। नहीं नहीं, मैं मेरी बात सुनो, ये ना अब आजकल बेटा भेड़चाल हो गई। अब ये शिक्षा किसको दें यहाँ? क्योंकि सब तो पढ़े लिखे हैं, एकदम बाहुबली बन जाते हैं ये सब, नेकोवार है। ठीक, गलत चीज़ होती है। देखो, जहाँ तुम्हें चीज़ों को जानकारी नहीं है वहाँ आपको नॉलेज लेनी चाहिए। अब आज की दुनिया में क्या बेटा, भेड़चाल हो गई है। ये साउथ की तरफ ही मनाया जाता है, महाराष्ट्र वगैरह में। क्यों? क्योंकि जो गणेश जी थे ना, वो उधर गए थे तो वो वहाँ पर 7 दिन रुके थे, सही है, और 7 दिन के बाद वो चले आए। तो लोगों ने उनकी प्रतिमा बनाकर वहाँ पर पूजना स्टार्ट किया और बोले वो 7 दिन के लिए आएंगे यहाँ पर और 7 दिन के बाद चले जाएंगे। जबकि उत्तर भारत में तो वो है ही, शिवालिक की पहाड़ियों में तो स्थापित ही हैं। तो तुम किन्हें बुलाते हो? तुम्हारे तो 24 घंटे हैं वो, समझ मारी बात। लेकिन यहाँ को लोगों को पता ही नहीं है। जबकि उत्तर भारत में कभी त्यौहार मनाते देखा तुमने? जी अभी आजकल मनने लगा जल्दी जल्दी, अब वरना पहले उधर ही मनाया जाता था। क्योंकि उधर वो गए थे, शिवालिक से कहाँ गए थे? साउथ तरफ गए थे। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि गणपति बप्पा दोबारा आना, मतलब है ना, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके यहाँ गए हुए थे, क्योंकि वहाँ तो रहते ही नहीं है। और उत्तर भारत में तो वो स्थापित है, उत्तर भारत तो उनका घर है। अब तुम घर से उन्हें भेजते हो 7 दिन के लिए, तो फिर बुलाते हो, फिर उन्हें फेंकाते हो। मैं कह रहा हूँ किसी की भावनाएं ठेस पहुँचा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, तो वो उत्तर भारत के लिए त्यौहार नहीं था, वो किसके लिए था बेटा? साउथ तरफ के लिए, क्योंकि वहाँ गए थे वो। तो इसलिए वहाँ वो लोग 7 दिन के लिए बुलाते हैं, स्थापित करते हैं, 7 दिन बाद कहते हैं कि अगले वर्ष तो दोबारा आना। ये है। जबकि उत्तर भारत में तो शिवालय के वो तो बैठे हुए हैं, तो तुम्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो आ ही जाएंगे। हाँ, गणेश चतुर्थी बनाओ, लेकिन आप विसर्जन नहीं, मतलब वो स्थापित नहीं कर सकते 7 दिन के लिए। आप खूब मनाओ, उनकी पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्थापित तो वो लोग करते हैं, क्योंकि 7 दिन के लिए वो गए थे वहाँ पर, और वो जब जाने लगे तब उन्होंने ये त्यौहार मनाना स्टार्ट किया था। और उसकी शुरुआत किसने की थी? गणपति त्यौहार कौन किसके समय मनाया गया था? तो आप कहोगे लैंसडाउन के समय में। किसके प्रयास के द्वारा? किसके प्रयास के द्वारा? बहुत बढ़िया। हाँ, किसने? बहुत बढ़िया। चलो बेटा आगे बेटा देखो इधर, ए गधो, जिसका जी क्या है, इधर जान दो। तो बेटा गणपति त्यौहार याद रखेंगे, अभी अभी निकला है, सब जानते हैं, आजकल सबको पता है कि एक बच्चे को, ठीक है। चलिए, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ना पता हो। है गणपति के पप्पा का नाम क्या है? भोले बाबा। हाँ, और माता पार्वती, पिता महादेवा, और लड्डून के भोग लगे संत करें सेवा। भैया थे कौन? कार्तिकेय। कार्तिकेय थे इनके भैया। हाँ, उनका वाहन मोर है और इनका चूहा है। उनकी दक्षिणा तो बहुत होती है। अब एक चीज़ सुनो, देखो बेटा, देवता किसका परिचय देते हैं? देखो, एक ही परिवार में विरोधी रह रहे हैं। देखो तुम, कार्तिकेय का वाहन कौन? मोर। गणेश का चूहा। शिवजी का सांप। गर्दन में कौन अटका है? नहीं, नंदी बेटा, सांप तो है। मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, परिवार में रह रहे हैं। सांप जो है वो चूहा खा लेता है, सांप को मोर खा लेगा, लेकिन रहे एक ही परिवार में रहे। और साथ से शेर पे पार्वती, इन सबको लुढ़का जाएगी के लिए शेर। पार्वती बड़ी है तो है। मैं एक बात बता रहा हूँ, जो परिवार का आप देखिए,
एक दूसरे के विरोधी हैं फिर भी परिवार में है। ये प्रतीक होता है एकता का प्रतीक। मतलब ऐसा नहीं घर में एक खराब आ गया तो तुम उसे मार पीट के भगा दो, रखना वही है। और सोचो ये तो प्रतिद्वंदी है, ये तो ऐसा ताकते होंगे शिव जी के सांप ऐसे। और आया चूहा गणेश जी का, बेचारे गणेश जी मिलने आए पिताजी से और चूहा घूम रहा उधर, इनने कहा आज तो मिलेगा। निकलते होंगे आराम से, उधर से मोर आ जाता होगा, हाँ भाई कहाँ चला, कहीं नहीं मैं तो गर्दन में ही था, तो वैसे ही उस अब्बा फैलायो। समझ आ रही ना। तो सोचिए एक ही परिवार में सब, मजाक वाली बात नहीं, एक मतलब एक सोचो आप क्या शक्ति का प्रतीक है, कितने विरोधियों को इकट्ठा कर रखा है। सही, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। अब इसके बाद ये बेटा फैक्ट्री एक्ट लेकर आया था। क्या लेकर आया था? इसी के समय में आया था बेटा फैक्ट्री एक्ट। क्या लेकर आया था बेटा? फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट था क्या, कोई बता सकता है बेटा? 91 में लाया था ये, 1891 में। फैक्ट्री एक्ट के तहत कहा गया था कि जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं फैक्ट्री में काम कर रही हैं, उनका जो टाइम होगा वो 11 घंटे का होगा। अधिकतम टाइम कितना होगा? 11 घंटे का। अगर इससे ऊपर अगर आप नौकरी कराने की वो करोगे तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सही है। तो महिलाओं के लिए था बेटा ये, तो लिखो महिलाओं के लिए 11 घंटे। 11 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते। इस बात को क्या कर दिया गया था बेटा? प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसको तो 14 घंटे होगा इस समय। हाँ, पुरुष को तो कहीं फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सर अभी और 1942 में घट जाएगा, 8 घंटे रह जाएगा। वो मर्द होता है भाई, मर्द ऐसा ना, मर्द को दर्द नहीं होता है, चाहे बेचारा अंदर से रो रहा हो लेकिन वो दिखा नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि मर्द का खून, सही है, मर्द का खून और औरत के आंसू देख के कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो उनके निकलेंगे ही निकलेंगे। भाई मर्द का तो खून निकलेगा ही, मान लो चोट लग गई तुम रो रहे हो उसके लिए, वो तो निकलेगा। और औरत बार बार पे छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है, तो उस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। समझ में आया? मर्द का खून और औरत के आंसू देखकर कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए, वो तो निकलेगा ही निकलेगा। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अब नेक्स्ट लिखो बेटा। कौन? जयपाल को क्या कह रहे हैं? उनके यहाँ शुरू होता है, ये दोनों रोता है। जेकर मैं खून क्या शुरू होऊंगा बेटा? खून के आंसू मत रोना वरना बचोगे नहीं, बॉडी में नहीं बचाओ कुछ। तो ऐसा क्या हुआ जयपाल तुम्हारे साथ भाई हैं, जो तुम्हें खून के आंसू रोने की नौबत आ गई? प्यार में धोखा मिला? तो बेटा धोखे प्यार में ही मिलते हैं, दुश्मनी में कभी धोखे नहीं मिलते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं? बोले जहाँ विश्वास होता है धोखा भी तो वही होता है। क्या दुश्मनों ने कभी धोखा दिया? नहीं, क्योंकि वो तो है ही। धोखा कौन देता है? प्यार। अब वो तुम्हें डिपेंड करना है धोखा खाओगे या नहीं खाओगे। जयपाल सीरियस मत हो बेटा, सही बैठ जाओ। चलो सही, कोई बात नहीं बेटा। बेटा वो कहते हैं जब एंड्रॉयड जाएगा तभी एप्पल मिलेगा। सही है, टेंशन मत लो, जो चला गया उसे जाने दो। अरे चलो भाई अगला बताओ कौन सा था? तो लिखो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन एक पढ़ा चुके हैं इससे पहले, द्वितीय। कब से कब तक? 1894 तक कौन पहुंच गया था? तो ये कहाँ तक रहेंगे बेटा? 94 से 99। अब जो 19 से स्टार्ट होंगे ना वो वाले आपको समझ में आते हैं। ठीक है, क्या क्या इसने किया था उसको देख लेते हैं फटाफट। देखो इसके समय में 95 से कुछ अनलकी होते हैं बेटा। 1895 से और 98 तक भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल। अब भीषण अकाल पड़ा कहाँ था? बहुत ज़्यादा भयंकर, बहुत लोग मरने लगे थे उसमें। तो लिखो एमपी, मध्य प्रदेश में पड़ा था बेटा। यूपी, किस में था बेटा? यूपी में पड़ा था। पंजाब, इसके समय में इन एरियाओं में क्या पड़ा था?
भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था बेटा? बिहार में नहीं पड़ा था, बिहार में पड़ा था। क्षेत्र आ गया था बिहार में। बिहार है, लिख लो बिहार। बिहार तो बच ही नहीं सकता है, सब क्षेत्र साथ में थे। हाँ डाल दो, सही चल रहा है। इनमें डालो, जिसमें कम है चल ना रहा सही से। हाँ बेटा आगे बात समझ में। तो इसी के समय क्या पता भीषण अकाल पड़ा था। देखो इसी के समय में 1895 में 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत हुई महाराष्ट्र में। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत हुई कहाँ बेटा? महाराष्ट्र में। हाँ छत्रपति शिवाजी के उत्सव मनाया गया था, ठीक है। और इसका भी प्रयास किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो प्रयास किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। क्लियर है? तो ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है शिवाजी महोत्सव, ठीक है, या उत्सव आप कह सकते हो। ठीक है बेटा। इसी के समय में जब 1896 में बम्बई में प्लेग फैला था, वो आपको अगर याद हो तो कांग्रेस का अधिवेशन हटाया गया था, याद है? तो लिखो अगला इसमें 1896 में बम्बई में प्लेग फैला था। ठीक है, बम्बई में क्या फैला था इसी के समय? प्लेग। तो पूछ सकता है। तो ये एल्गिन द्वितीय था जिसके समय में बम्बई में क्या फैल गया था बेटा? प्लेग फैल गया था। बोलो क्लियर हो गया? इसने भारत के लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत को बलपूर्वक हमने जीता है और भारत को तलवार के बल पर ही हम क्या करेंगे? इसकी रक्षा करेंगे। ये किसने कहा था? एल्गिन ने कहा था। बोले हमने बलपूर्वक भारत को जीता है और भारत को हम लोग क्या करेंगे? तलवार के बल के रूप में ही इसकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये आपका एल्गिन था। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कौन? लॉर्ड कर्जन। इसने क्या कहा? भारत को देखो भारत के बल पर विजय किया, बल पर विजय किया, भारत को हाँ बल पर जीता है या विजय किया है और तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा होगी। तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है लॉर्ड कर्जन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉर्ड कर्जन, अब आया कर्जन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बंगाल विभाजन इसी समय होता है। लॉर्ड कर्जन बेटा 99 तक कौन रहता? और ये रहेगा बेटा 1899 से 1905। 1899 से 1905। बंगाल विभाजन हुआ। हाँ इसी के समय बंगाल विभाजन भी होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की इसने। पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना पूछेगा किसके समय हुई थी? हाँ जी बेटा, ये सीआईडी जो ना वो पुलिस विभाग का ही एक वो है। ठीक है, अगला बेटा देखो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था इसी के समय में 1902 में। 1902 में विश्वविद्यालय का गठन, और उसका अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा किसे बनाया गया? पूछ सकता है आपको, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर टॉम्स को। सर टॉम्स को बनाया गया था। बोलो क्लियर हो गया? तो विश्वविद्यालय का जो आयोग बना था या आयोग का जो गठन किया गया था उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक, इसी के समय लिखो बेटा बंगाल विभाजन हुआ था।
क्या हुआ था बेटा? बंगाल विभाजन। सभी को पता होगा, पढ़ा चुके हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था बेटा? 1905 में। कब हुआ था? और ये रद्द कब हुआ था? 1911 में। बंगाल विभाजन बेटा रद्द कब हुआ था? देखो, पुरातत्व विभाग की स्थापना की 1904 में सर, लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका महानिदेशक बनाया गया। पुरातत्व विभाग की स्थापना जॉन मार्शल बनाया गया इसे। हाँ, जॉन मार्शल बनाया गया था। बहुत बढ़िया। जब आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाई तो उस टाइम साथ बताया था जी हमने। हाँ 1904 में। हाँ, पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में। पुरातत्व जानते हो? जो पुरानी चीज़ें वगैरह होती है ना, वो पुरातत्व विभाग कहलाता है। जैसे सिंधु सभ्यता से कोई चीज़ निकली है या कोई पुरानी है, बौद्ध की मूर्ति निकली, तो ये सब का अधिकार किसका रहेगा बेटा? पुरातत्व विभाग का रहेगा। आगे बेटा, इसने अकाल आयोग की स्थापना की। जो अकाल पड़ जाता था उसके आयोग अलग बना दिया। बोला अकाल वगैरह पड़ता है तो आप हैंडल करोगे। बहुत सारे आयोग ही नहीं बनाए थे। आयोगों का जनक भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे बेटा? आयोगों का जनक भी कहा जाता है। और इसे बेटा आयोगों का कार्यकाल भी कहा जाता है। आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। जनक और कार्यकाल, यानी कि इसका जो कार्यकाल है वो आयोगों का कार्यकाल माना जाता है। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो, 1905 में इसने रेलवे बोर्ड का गठन किया। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया। ये सब इसने आयोग बनाए थे, बहुत ज़्यादा। चले सर, जो 1853 ट्रेन चली वो भाप इंजन की थी। हाँ, बाप ही था उस टाइम। देखो, 1899 में भारतीय टंकण मुद्रा अधिनियम लेकर आया था। ये 1899 में भारतीय टंकण मुद्रा सुधार अधिनियम लेकर आया था। क्या लेकर आया था बेटा? सुधार अधिनियम लेकर आया था। और इसने क्या करा कि जो टंकण मुद्रा थी उसको हटाकर इसने उसकी जगह पर अंग्रेजी पाउंड को स्थापित कर दिया। क्या कर दिया बेटा? देखो, अंग्रेजी पाउंड को स्थापित कर दिया। पाउंड को स्थापित कर दिया। ठीक है, अंग्रेजी पाउंड को स्थापित कर दिया। अंग्रेजी पाउंड को क्या कर दिया बेटा? स्थापित कर दिया। ठीक है, जिसका मूल्य भारतीय 15 रुपये था। इस पाउंड का, जो अंग्रेजी पाउंड था, उसका मूल्य कितना था बेटा? उनका 1 पाउंड और हमारे 15 रुपये बराबर ही थे। ये कर्मकांड किसने किया था? इसी ने किया था। 15 रुपये निश्चित किया गया था। हाँ, ठीक है, बस। तो ये कर्जन था। तो आज हम इतना रखेंगे। कल आपका लगभग 19 से ऊपर हम लोग चले जाएंगे। कल आपका ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, कल आपका जो गवर्नर है वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद कुछ व्यक्ति बचे हैं, 1-2 टॉपिक है, फिर आपकी पूरी हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। अच्छा, ठीक। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट फिर मिलेंगे, सेम टाइम, है ना। क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी, आप पढ़ते रहिए।